हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 21 डे स्टडी हार्ड चैलेंज यहाँ चलाया हुआ है, जिसका कि आज डे 10 था। आई होप मैंने आपको डे 10 का टारगेट दिया था और वो आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया होगा। अगर हम इसी तरीके से बात करें डे 11 की, हम यहाँ किसके लिए बात करने वाले आए हैं? डे 11 की। डे 11 की जो कि आपका क्या हो चुका है, आज आधा यानी कि 50% आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बोला था, जब आपके 5 से 6 दिन हो चुके थे आपके 20% इंप्रूवमेंट हुआ था। आज मैं आपको बोलने वाला हूँ कि आपके अंदर 45 से 50% इंप्रूवमेंट इस स्टडी माध्यम से, अगर आप इस तरीके से आपने स्टडी की होगी, इस प्रकार से स्टडी की होगी, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट 100% हुआ होगा। अगर हम बात करें आज डे 10 की, तो डे 10 के अंदर मैंने आपको बोला था कि आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 8 से 9 घंटे यहाँ सेल्फ स्टडी के निकालने हैं, जिसके के अंदर आपको डे 10 तक, यानी सॉरी डे 9 तक आपको सभी जीके जीएस, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, स्टैटिक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, इसी तरीके से सभी के सभी सब्जेक्ट उसके अंदर आने थे। और उसी के अंदर मैंने आपको बोला था कि आपको सेक्शनल वाइज पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है, यानी कि आपने हिस्ट्री का जो 9 दिन के अंदर जो टॉपिक किए उनके सेक्शनल वाइज क्वेश्चन या आपको पीवाईक्यू उठाने थे, वो सोल्व करने थे, या आपको कहीं यूट्यूब के माध्यम से या किसी टेलीग्राम चैनल से, जो कि एक अच्छा चैनल है, अच्छे टीचर्स का चैनल है, वहां से बिना क्या बोलते हैं ऑप्शन लगे हुए क्वेश्चन उठाने थे, उनको सोल्व करने थे। और फिर वहीं पे मैंने आपको बोला था मैथ के आपको 200 क्वेश्चन लगाने थे, जिसके अंदर के हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं और एक चैप्टर अभी भी हमारा चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। जिस बच्चे का वो चैप्टर पूरा होगा, ये होप आपने वहां से अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए होंगे। जो बच्चा अभी कोर्स पूरा कर रहा है वो कोर्स पूरा करता रहिए, पर आपको इसी तरीके से स्टडी करनी है। अपने रोज के टारगेट मैं देता हूँ वो लिखने हैं, या तो आप उसे गूगल से सर्च कीजिए, या आपके सब्जेक्ट में वो हो चुके हैं आपके कोर्स में, तो आप वहां से पूरा कीजिए। हाँ, एक बात हो, जो यहाँ आज के टाइम में क्या है कि स्थिति चली हुई है, आज के टाइम में कंडीशन यहाँ बन चुकी है, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है वो क्या करते हैं कि जब जैसे ही वैकेंसी आती है, जैसे कि अभी एनटीपीसी की भी वैकेंसी आ चुकी है, यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएगी, इसी दौरान एसएससी जीडी की वैकेंसी है, तो एक कोर्स लेके आते हैं एकदम से, यानी कि ये इस कोर्स का नाम ये है, उस कोर्स का नाम वो है। मैं किसी एक इंस्टीट्यूट को नहीं बोलना चाहता हूँ इसके अंदर, क्योंकि यहाँ बच्चे की भी गलती है, यहाँ हम स्टूडेंट्स की भी गलती है। क्योंकि क्या होता है, या तो वो इंस्टीट्यूट, जब आपको आपने एक कोर्स किया होगा वहां से, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बोले कि हर 2.0 मैंने आपको एक कोर्स अपनी ऐप के द्वारा, यानी कि ऑनलाइन स्टडी, आपने वहां से कोर्स लिया, या तो मुझे उस कोर्स के अंदर आपको कोर्स कराते कराते क्या बताना चाहिए कि आप किस तरीके से सिलेक्शन लोगे, सिलेक्शन प्रोसेस उसी कोर्स के अंदर मुझे बताना चाहिए। ये नहीं कि मैंने आपको 6 महीने से 7 महीने के अंदर कोर्स पूरा कराया और फिर भी आप उसको नहीं समझ पाए। आपके पास 1 साल तक वो कोर्स रहा, आप वहां से रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स और वीडियो यानी नोट्स, पीडीएफ नोट्स वहां से आप देख सकते हो क्लास से। फिर उसके बाद क्या होता है, आज की जो मैं स्थिति बता रहा हूँ, अभी की जो स्थिति बता रहा हूँ, फिर एक कोर्स आता है हर्ष 3.0। फिर आपने हर्ष 3.0 लिया भाई, जब आपने वो हर्ष 2.0 लिया था, तो आपको उसी कोर्स के अंदर, यानी कि जो एक अच्छे फैकल्टी इंस्टीट्यूट हैं, उसी कोर्स के अंदर बताना चाहिए था कि अब आपको कोर्स नहीं लेना है, सबका मैथ रीजनिंग सेम है, आपको मैथ रीजनिंग इस तरीके से पढ़ा दिया गया है। जीके जीएस का आपको बोलते हैं 60% कोर्स कवर करा दिया गया, अब आपको सेल्फ स्टडी से कवर करना है। अब आपको अच्छी अच्छी बुकें लेनी थी, या आपको पीवाईक्यू घटना चक्र लेनी थी, हर सब्जेक्ट की वहां से आपको बुकें लेनी थी और फिर आपको तैयारी करनी थी, ना कि आपको अगला कोर्स लेके अपने ऊपर बर्डन गिरना था। अब 7 7 8 घंटे लाइव रहते हो भाई, कि अभी मेरी मैथ की क्लास चल रही है, उसके बाद मेरी रीजनिंग की होगी, उसके बाद जीके की होगी, उसके बाद इंग्लिश की होगी, उसके बाद हिंदी की होगी। अदर अदर प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स आज के अभी के टाइम में क्या हो गई है, हम स्टूडेंट्स ने क्रिएट कर दी हैं। जो कि हम पिछला कोर्स हमारा पूरा भी है, अगर पूरा भी हो जाता है तो हमें उस कोर्स के अंदर ये नहीं बताया जाता कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस भी बताना चाहिए कि सिलेक्शन स्टडी के साथ साथ, कोर्स बेचने के साथ साथ हमारा सिलेक्शन प्रोसेस भी कुछ चीज होती है, जब भी यहाँ सिलेक्शन हो पाएगा। इस तरीके से तो आप करोड़ों में कोर्स बेचते हो, पता नहीं आपके कितने स्टूडेंट कोर्स लेते हैं। ठीक है, हमें ही समझना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ कोर्स ही हम लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ ज्यादा कहीं और की बातें ना करते हुए, क्योंकि आप इस चीज को समझ जाते होंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ अब 10th 12th के स्टूडेंट भी होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट भी यहाँ इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ डे 11 की, ना कि इधर उधर की बात करते हैं। अगर किसी को ये बातें अच्छी ना लगती हो तो मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। आपको यहाँ हिंदी के अंदर क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से आज क्या किया होगा, रिविजन किया होगा। अब मैं आपको यहाँ हिंदी के अंदर क्या देने वाला हूँ, आपको यहाँ पे लिंक करना है और आपको यहीं पे वचन करना है।
2 से 3 दिन के अंदर। आई होप आप सभी इसको अच्छी तरीके से करेंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ हिस्ट्री की, मैंने आपको हिस्ट्री के सातवाहन वंश दिए थे। आपको बताना है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, सातवाहन वंश का क्या बोलते हैं अंतिम शासक कौन था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में पिन कर देना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देना है। अब मैं अगर मैं यहाँ सातवाहन वंश के बाद बात करूँ, तो यहाँ सातवाहन वंश के बाद कौन सा वंश आता है जो कि एक अच्छा वन है, आपको यहाँ से कुषाण वंश पढ़ना है। आपको यही कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुषाण वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है, ये आपको करना है। अगर मैं यही आपको ज्योग्राफी की बात करूँ, तो मैंने आपको ज्योग्राफी के अंदर दिए थे लेक्स यानी कि झील्स और पासेज यानी कि दर्रे। आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची झील कहाँ है और उसका नाम क्या है, यानी किस स्टेट में स्थित है, और सबसे मीठी पानी की झील का भी आपको नाम बताना है और किस स्टेट में वह स्थित है। इसी प्रकार से आपको सबसे खारे पानी की झील बतानी है भारत की और किस स्टेट में स्थित है। आपको बतानी है यहीं पे क्या बोलते हैं वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है। यहीं पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपकी जो क्या बोलते हैं मणिपुर के अंदर कौन सी झील है और किस नाम से उसे जाना जाता है और किस तरीके के वह पार्क में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, उस पार्क को क्या बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ज्योग्राफी में सेम रहने वाला है, यानी कि लेक्स एंड पासिस यानी कि दर्रे पासिस। अगर मैं बात करूं यही इकोनॉमिक्स की, मैंने शायद आपको यहाँ जीएसटी दिया था और आपने अच्छी तरीके से जीएसटी पढ़ा होगा। फ्रेंड्स, आप मुझे बताएंगे कि जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था और कब लागू किया गया था। भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू हुआ था और भारत में किस देश से जीएसटी लिया गया है और कितने प्रकार की जीएसटी है, भारत के अंदर कितने प्रकार की जीएसटी, सबसे हाईएस्ट जीएसटी क्या है। क्योंकि जीएसटी का इकोनॉमिक्स के अंदर अब की बार यूपी पुलिस के अंदर इतना रोल रहा शुरू के शिफ्टों में, 23 24 25 तक पूरा ही रोल रहा। जो कि एक स्टूडेंट से, मैं भी उसके अंदर खुद हूँ, मैं भी इकोनॉमिक्स बहुत कम पढ़ता हूँ क्योंकि उसके अंदर 5 ईयर प्लान देख लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर क्या देख सकते हैं, बैंकिंग देख सकते हैं, जिसके ऊपर से ऊपर देख लिया, पूरा हम डीपली नहीं जाते। तो अब हमें इसको डीपली पढ़ना है। यहाँ आपको जीएसटी के साथ साथ क्या करना है, आपको टैक्स लेना है यानी कि कर कर को भी आपको यहाँ अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर अब मैं यही बात करता हूँ आपकी साइंस की, अगर मैं यहाँ साइंस की बात करता हूँ तो आपको साइंस के अंदर विमाएं तो देखनी है क्योंकि बहुत सारी विमाएं हैं। उसी के साथ साथ आपको क्या देखना है, यहीं पे बल भी हो गया था यानी फोर्स भी हो गया, मास भी हो गया, द्रव्यमान भी हो गया। अब आपको यहाँ क्या देखना है, समय, और आपका क्या बोलते हैं समय के साथ 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 आप विद्युत भी देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ आपके 2 टॉपिक आपको दिए गए। अगर मैं यही बात करता हूँ स्टैटिक की, पॉलिटी की बात कर लेते हैं पहले। आपको पॉलिटी के अंदर मैंने पार्ट 4 दिया था और जो कि मैंने आपको आर्टिकल्स 45 तक कराई भी है। आपको यहाँ पे क्या करना है, पार्ट 5 देखना है और पॉलिटी में आपको और क्या करना है, यहाँ पे आपको संविधान सभा देखनी है अच्छे तरीके से। आपको मुझे बताना है आपने पार्ट 5 किससे संबंधित है, यानी कि पार्ट 5 किससे संबंधित है और उसमें क्या बोलते हैं आर्टिकल नंबर, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं। और आपको आर्टिकल नंबर 37 मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। और इसी प्रकार से आप मुझको बताएंगे कि क्या बोलते हैं जो डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, क्या वो वादयोग्य, परिवर्तनीय और बाध्यकारी हैं। ये आप सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आई हो तो यस कीजिए, ओके कीजिए, हम आगे चलते हैं। ये आपका पॉलिटी का हो गया, यहीं पे आपको पार्ट 5 करना है जो कि एक पार्ट 5 अच्छा है। ठीक है, अगर हम यही बात करें किसकी, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक की। आई होप आप सभी ने ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से की होंगी। तो आपको बताना है यहीं पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कि हमारी इंडियन वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है।
ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको बताना है ओपेक की स्थापना कब हुई, आसियान के अंदर कितनी कंट्री हैं, उसकी स्थापना कब हुई, कंट्री के साथ साथ आसियान की आप मुझे उनकी जो कंट्री उसके अंदर है उसका मुख्यालय भी बताना है और उनकी कैपिटल्स भी मुझे बतानी है। इसी प्रकार से आपको सार्क की बतानी है कि उसकी स्थापना कब हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके अंदर कितनी कंट्री हैं, उन कंट्रियों की आप मुझे क्या बोलते हैं वो सॉरी करेंसी आप मुझे बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपने यहाँ 28 के 28 स्टेट्स के फ्लोक डांस अच्छी तरीके से किए होंगे, जो कि मैंने आपको 5 स्टेट से कराए। अब आपको यहाँ जो और यूटीज हैं, यानी जितनी भी यूटीज हैं, उनके क्या करने हैं, आपको फ्लोक डांस करने हैं। क्या करने हैं स्टूडेंट्स, फ्लोक डांस आपको करने हैं। आई होप यहाँ आपको यहाँ तक की टारगेट डे 11 का समझ में आया होगा। यस कीजिए, ओके कीजिए, हम आगे चलते हैं। यहीं पे मैंने आपको ये दिया, यहीं पे मैं आपको देता हूँ योजनाएं, जो कि मैंने आपको एक बार दे दी है। अब ये योजनाएं कौन सी हैं, अब ये वो योजनाएं नहीं है जैसे कि आपका बोल दिया जाए जनधन योजना कब स्टार्ट की गई थी, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। अब ये योजनाएं वो हैं जो करंट में चल रही हैं कि किस राज्य में कौन सी योजना चल रही है, और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे क्या लेंगे, युद्ध अभ्यास लेंगे। युद्ध अभ्यास आप यहाँ लेंगे। युद्ध अभ्यास आप यहाँ लेंगे, इसी के साथ साथ क्या लेंगे आप, युद्ध अभ्यास। अभ्यास आप यहाँ लेंगे, युद्ध अभ्यास। ठीक है, यह हो गया आपका स्टैटिक। अगर हम यहाँ बात करें किसकी, भाई हम यहीं पे एक मॉक भी देते हैं। मैंने मॉक का आपको क्या बोलते हैं बताया भी है कि एक बिगिनर बच्चा अल्टरनेट डे पे मॉक देगा, जिसका कोर्स पूरा है वो मॉक डेली देगा। फिर यहीं हम मॉक के साथ साथ क्या लेते हैं, PYQ लेते हैं लेटेस्ट 2 ईयर के, जिसके अंदर हमारा GK GS के PYQ रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के अंदर हम इसके बाद क्या करते हैं, मॉक का एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं, मॉक का एनालाइज करते हैं। जिस प्रकार से हम मॉक का एनालाइज करते हैं 1 से 1.5 घंटा हम मॉक का एनालाइज करते हैं। मैथ के अंदर मैं आपको बताऊं आपका मैथ में क्या रहने वाला है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो आपका मैथ के अंदर रहने वाला है, मैथ्स के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एक अच्छा टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका रहने वाला है। ठीक है, आपको ये 3 से 4 दिन शायद मैंने बोला था। आई होप आप इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। इसी प्रकार मैंने आपका रीजनिंग के अंदर चलाया हुआ था डाइस। आई होप आपने डाइस कंप्लीट किया होगा और उसके क्वेश्चंस भी लगाए होंगे। अब आपको यहाँ करना क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर आपको यहाँ करना है 2 से 3 दिन के अंदर आपको यहाँ क्या कर लेना है, कैलेंडर कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जब जैसे ही यहाँ कैलेंडर करते हो, और मैंने आपको क्या बोला है कि अब आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। आपको सेल्फ स्टडी को क्या कर देना है, अपनी सेल्फ स्टडी में यहीं पे क्या कर देना है, फोकस प्लस कर देना है। फोकस क्या कर देना है, आपको यहीं बढ़ा देना है। अगर आपको 9R का फॉर्मूला मैंने बताया था, जो कि आपका 9R फॉर्मूला है, उसके अंदर आप मैक्सिमम 2 घंटे तो बढ़ा ही दो। अब आपको वहाँ 11 घंटे क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, जिसके अंदर आपका मैथ, रीजनिंग और डेली का टारगेट आ जाता है। इस प्रकार से हमारा डे 11 का टारगेट रहने वाला है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगती होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। अब आपका जैसे कि डे 11 हो गया, मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपके अंदर 50% इंप्रूवमेंट 100% आ गया होगा। ठीक है, इसी के अंदर हमने अब जब अपना लेवल थोड़ा सा अप कर दिया है। क्यों अप कर दिया, क्योंकि स्टडी का टाइम यहाँ इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि आगे कुछ वैकेंसियों की भी डेट आ चुकी हैं, जैसे कि RPF कांस्टेबल SI, आपकी ALP की भी रेलवे ने अपना टेंडर दे दिया है एग्जाम का। NTPC की ग्रेजुएशन लेवल जॉब आ चुकी है, NTPC के 12th लेवल एग्जाम फॉर्म चल चुके हैं, और उसी के साथ साथ आपका GD के फॉर्म चले हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से कंटेंट चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी स्टडी के अंदर आपको बताया जाए कि सक्सेसफुल किस तरीके से होना है, सक्सेस कोर्स के साथ साथ आपको सक्सेस लाइन का भी प्रोसेस बताया जाए कि उस कोर्स कंप्लीट होने के बाद किस तरीके से उसको पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को कीजिएगा सब्सक्राइब, और यहाँ से अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके
अपनी सक्सेस को, अपनी एक अच्छी टारगेट जॉब को हासिल करें। जय हिंद फ्रेंड्स।